चलो आज स्टार्ट करते हैं। कल प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या देख लिए थे? वेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स। नेक्स्ट फोर्थ में लिखो तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में लिखो। स्प्रिंग फोर्स, जैसे कोई स्प्रिंग है ना, उस स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे या इलोंगेट करते हैं। ऐसे कंप्रेस करेंगे, ऐसे कंप्रेस करेंगे तो क्या करेगा? फोर्स लगाएगा ना, क्या करेगा? पुश करेगा। या फिर ऐसे इलोंगेट कर रहे हैं तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करता है ना। तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है उसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। लिखो द फोर्स exerted by a spring is known as a spring force. The force exerted by a spring is known as a spring force, है ना। यह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होगा। जो भी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इसका मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। लिखो मैग्नीट्यूड इसका लिखना F फिजिकल टू के इंटू एक्स। ए फिजिकल टू के इंटू एक्स, वेयर के जो होगा इसे फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कांस्टेंट। या फिर दूसरा नाम इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, स्प्रिंग कांस्टेंट। या फिर तीसरा नाम इसका स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी होता है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, और एक्स जो है ना वह आइदर इलोंगेशन और कंप्रेशन। इलोंगेशन मतलब ऐसे खींच दिया ऐसे स्प्रिंग को, है ना, तो इलोंगेशन हो गया। ऐसे कंप्रेस कर दे तो उसका लेंथ छोटा हो गया, है ना। तो एक्स जो है लिखो आइदर इलोंगेशन और कंप्रेशन, आइदर इलोंगेशन और कंप्रेशन है एक्स। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में लिखो। डायरेक्शन के बारे में, स्प्रिंग को जो भी करोगे ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाता है। जैसे मान लो ऐसे इलोंगेट कर दिए, है ना, तो वह खींचेगा, है ना, इलोंगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ऐसे मान लो ऐसे कंप्रेस कर दिए तो कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जो भी होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो डायरेक्शन में लिखो अपोजिट टू आइदर इलोंगेशन और कंप्रेशन, और कुछ भी होगा उसके अपोजिट, आइदर इलोंगेशन और कंप्रेशन। ठीक है, इलोंगेशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन जिसको जो भी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, मिटाई इसको। चलो यहाँ पर इसका डायग्राम देखो। तो यहाँ पर मान लो एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में एक ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। जब यहाँ पर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, तो x इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। x क्या इंडिकेट करता है? आइदर कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन।
आ रहा है समझ में ना। लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, मतलब ना तो इसमें कंप्रेशन है और ना ही इलोंगेशन है। क्लियर ना, आ रही बात समझ में। अब इसको मान लो हम इलोंगेट कर दिए, क्या कर दिए, इलोंगेट कर दिए, ऐसे इलोंगेट कर दिए। तो इलोंगेट तो इस डायरेक्शन में करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलोंगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। F इजिकल टू के इंटू एक्स, ठीक है। एक्स क्या हो गया इसका, इलोंगेशन, और के का नाम क्या है बताओ, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। अब मान लो यहाँ पर है, इस ब्लॉक को ऐसे कंप्रेस कर दिए, है ना, ऐसे कंप्रेस कर दिए, ठीक है। तो इधर की ओर कंप्रेस किए, तो कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, मतलब जो भी करेंगे ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। आ रहा है समझ में। चलो इसको बनाओ जल्दी से, डायग्राम बनाओ। चलो देखो समझो, यहाँ पर जो स्प्रिंग का जब इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, तब जो इसका लेंथ होता है उसका नाम होता है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। क्या नाम होता है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। आया समझ में। चलो अब इसको आगे बढ़ा दें, मिटा दें इसको। चलो स्प्रिंग फोर्स के बारे में एक बात और याद रखना है ना, कि अगर मासलेस स्प्रिंग होगा, मासलेस का मतलब उसमें मास नहीं होंगे, अगर मासलेस स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट और उसका लेंथ का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस बात को नोट करके लिखो, तो नोट करके लिखो, फॉर मासलेस स्प्रिंग, और मासलेस स्प्रिंग के इंटू एल जो है वह क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेयर के क्या है, के है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, यही दोनों नाम ज़्यादा इसका फेमस है ना। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी कभी कभी बोल देता है, तो के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, पहले तो बता ही चुके हैं। एल जो है ना ये नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ कब बताए हैं, कि जब स्प्रिंग में इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं रहेगा उस समय जो स्प्रिंग का लेंथ होता है उसका नाम क्या होता है, नेचुरल लेंथ। क्या कहते हैं उसको, नेचुरल लेंथ। तो एल हो गया नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो मासलेस जब भी स्प्रिंग रहेगा तो केल का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर मान लो ऐसे स्प्रिंग है ना, ये मान लो स्प्रिंग है, इसको ऐसे काट दोगे तो इसका लेंथ बदल जाएगा ना, और लेंथ अगर चेंज कर जाएगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, और क्या उस पर लिखो, तो एक क्वेश्चन, इसको मिटा देना, हो गया यहाँ तक। तो चलो ऊपर से ही हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, ये स्प्रिंग whose force constant a spring whose force constant is K, a spring whose force constant is K divided into two parts, such that
such that length of one part is twice of other, एक पार्ट का लेंथ दूसरे पार्ट के लेंथ का डबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a spring constant of each part. Find the spring constant of each part. समझो इसको। जैसे मान लो यहाँ पर ये स्प्रिंग है और इसका लेंथ मान लेते हैं एल है और फोर्स कांस्टेंट कितना है के। इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि एक पार्ट का लेंथ दूसरे पार्ट का डबल है, एक पार्ट का लेंथ दूसरे पार्ट के लेंथ का डबल है। तो एक का अगर x मान लेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 2x, और इसको काट दिए हो तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट तो इसका बदल जाएंगे ना, उसका भी बदल जाएगा। तो मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और इसका मान लेते हैं k2 है, तो हमें k1 भी निकालना है और k2 भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दोनों पार्ट का लेंथ कितना कितना होगा ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखो यही वाला लेंथ तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो L जो होगा वह x + 2x तो लिख सकते हैं। तो L = कितना हो जाएगा 3x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा L/3, मतलब इस पार्ट का लेंथ जो हो गया वह L/3 हो गया और इस पार्ट का लेंथ जो होगा वह 2L/3 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या पढ़े हो कि KL का प्रोडक्ट क्या होता है कांस्टेंट। तो इसका KL देखो, इसका KL और इसका KL बराबर कर सकते हैं ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है K1 L1 = K2 L2। तो KL का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो इसका KL और इसका KL करेंगे तो K1 × L/3 हो जाएगा ऐसे। तो ये बताओ कि K1 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 3 के। कोई दिक्कत नहीं ना। इसका देखो, इसका KL का प्रोडक्ट और इसका KL का प्रोडक्ट, तो इसका कितना है K2 और लेंथ कितना है, तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा ना। अब K2 अगर निकालना है तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3K/2। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर हम स्प्रिंग को काट देंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा चेंज कर जाएगा। आ रहा है समझ में। चलो इसको उतारो, अब आगे बढ़ें। सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग अब समझते हैं, है ना। कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग लिखो दो, कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का दो तरह का कम्बिनेशन होता है ना। तो लिख लो 2 टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन, 2 टाइप्स ऑफ combination of a spring, 2 types of combination of a spring। फर्स्ट में लिखो सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन, और सेकेंड में लिखो पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। फर्स्ट में लिखते हैं सीरीज कम्बिनेशन में, सीरीज कम्बिनेशन। कैसे सीरीज कम्बिनेशन कहोगे, है ना। तो समझो,
जैसे मान लो कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग यहाँ पर है ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और इधर फोर्स लगा, तो ये वाला फोर्स तो दोनों पर लग रहा है। तो अगर सीरीज कम्बिनेशन में रहेगा ना, तो जितने भी स्प्रिंग कनेक्टेड होंगे वह सभी स्प्रिंग पर फोर्स का वैल्यू क्या लगेगा, सेम। क्या लगेगा, सेम। लेकिन इसमें इलोंगेशन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इलोंगेशन सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। सेम कब होगा, जब दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग होगा, क्योंकि फोर्स तो सेम लग रहा है दोनों पर, है ना। तो इलोंगेशन कब सेम होगा, जब दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू सेम होगा, है ना। नहीं तो ऐसे अलग अलग इलोंगेशन हो सकता है। तो लिखो दो सीरीज कम्बिनेशन में, लिखो इन दिस कम्बिनेशन, in this combination force acting on each spring remain same. Each spring remain same, but elongation produced in each spring may be same or different. May be same or different. सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। आ रहा समझ में। अब एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग यहाँ से लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर उतना ही फोर्स लगा करके एक सिंगल वाले स्प्रिंग में उतना ही फोर्स लगा करके उतना ही इलोंगेशन प्रोड्यूस किया जाए जितना कि ये दोनों में है, तो ये सिंगल वाले स्प्रिंग को ये दोनों का इक्विवेलेंट कहेंगे और स्प्रिंग कांस्टेंट को के इक्विवेलेंट कहेंगे। फिर से सुनो, जैसे हम लोग वर्क वाला प्रॉब्लम करते थे ना, वर्क में जैसे दो बच्चे मिल कर के एक काम करता है एक दिन में, उसी काम को एक पर्सन एक दिन में वही काम करता है, तो हम कह सकते हैं ना कि दोनों बच्चे के इक्विवेलेंट कौन हो गया, वो पर्सन, क्योंकि दोनों बच्चे मिलकर के जितना काम किए उतना ही काम वो सिंगल पर्सन कर रहा है। तो सिंगल पर्सन जो है वह दोनों बच्चे का क्या हो गया, इक्विवेलेंट। उसी तरह से यहाँ भी इक्विवेलेंट होता है। ये दोनों स्प्रिंग में मिलकर के जितना इलोंगेशन हुआ है उतना ही फोर्स, जितना कि इस पर लगा है उतना ही फोर्स लगा करके इसमें भी इलोंगेशन प्रोड्यूस कर दें, तो ये वाला जो है ये दोनों का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट, ठीक है। आ रहा समझ में। अब समझो, मिटा दे इसको, लिख लिए वहाँ तक, चलो इधर मिटा देते हैं, समझो। ये वाला फोर्स इस स्प्रिंग पर भी लग रहा है, यही फोर्स इस स्प्रिंग पर भी लग रहा है, सीरीज में है। तो यहाँ जब इस पर लगेगा तो F इजिकल टू क्या लिखेंगे, K1 इंटू X1 लिखेंगे ना। तो बताओ, तो यहाँ से X1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, F बाई K1 लिख सकते हैं ना। अब यही देखो, यही फोर्स इस पर भी लग रहा है और यही फोर्स इस पर भी लग रहा है, तो इस पर भी F इजिकल टू क्या लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, K इंटू एक्स, तो K2 X2 लिख सकते हैं ना, K2 X2। तो बताओ X2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F बाई K2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ बताओ, तो उसी तरह से अगर F लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, K इक्वलेंट इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। तो अगर x का वैल्यू यहाँ लिखें
तो क्या लिखेंगे, एफ बाई के इक्विवेलेंट लिखेंगे, है ना। नाउ अगर इक्विवेलेंट स्प्रिंग की बात करते हैं, फॉर इक्विवेलेंट स्प्रिंग, फॉर इक्विवेलेंट स्प्रिंग एक्स, ये दोनों मिलाकर के जितना इलोंगेशन हुआ है सिंगल में उतना ही इलोंगेशन होना चाहिए ना, तब ना सिंगल वाला को दोनों का क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट। तो ये x1 प्लस x2 कह दो। अब यहाँ से x का वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, एफ बाई के इक्विवेलेंट, और x1 यहाँ से बताओ कितना लिखेंगे, एफ बाई k1, और यहाँ बताओ एफ बाई k2। तो एफ तो सभी में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई के इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा, 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत है। चलो अगर मान लो 2 से अधिक स्प्रिंग रहता कनेक्टेड तो कैसे लिख देते, आगे डॉटेड कर देते, है ना। ऐसे ही इसमें डॉटेड आर कर देना है, यहाँ पर प्लस डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ऐसे लिखो, इसको लिखो आगे। तो समझो 2 स्प्रिंग रहा तो के इक्विवेलेंट कैसे निकालें, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकाल लेंगे, 1 बाई के इक्विवेलेंट इजकल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, यही ना। लेकिन अगर 2 से अधिक रहेगा तो क्या करेंगे, इसी तरह से आगे लिखते चले जाएंगे। अच्छा 2 के लिए देखो ऐसे करके भी याद रखना, तो तुम लोग 1 बाई के इक्विवेलेंट कितना लिखे थे बताओ, 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, है ना। ये फॉर 2 स्प्रिंग है ना, 2 स्प्रिंग। तो यहाँ से अगर 1 बाई के इक्विवेलेंट लिखे तो एलसीएम बताओ, इक्विवेलेंट ये लिखा हुआ है क्यू ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट, है ना। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, k1 इंटू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, k1 प्लस k2। बताओ के इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे बताओ, k1 इंटू k2 बाई k1 प्लस k2। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लो 2 से अधिक स्प्रिंग आ जाए तो ऐसे ही डॉटेड करके लिखना है, फॉर मोर देन 2 स्प्रिंग, फॉर मोर देन 2 स्प्रिंग कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू 1 बाई के इक्विवेलेंट इजकल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस प्लस डॉटेड करके जितना भी होगा, है ना, सब लिखा जाएगा। अब आगे लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, लिखो आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जितने भी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे स्प्रिंग सब में इलोंगेशन सेम होगा, सब में इलोंगेशन क्या होगा, सेम, लेकिन सभी पर फोर्स सेम लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते हैं, ठीक है। तो लिखो इस पे, इन दिस कॉम्बिनेशन, लिखो इसमें इन दिस कॉम्बिनेशन elongation produced in each spring remain same, in this combination elongation produced in each spring remain same, but force acting on different spring, force acting on different spring may be same or different, may be same or
डिफरेंट। सेम हो भी सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। इसमें भी के इक्विवेलेंट निकालना होगा। मान लो एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 कह देते हैं। दूसरा यहाँ पर स्प्रिंग कनेक्टेड है ना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 कह देते हैं। ये दोनों पर ये फोर्स लग रहा है F, ठीक है। अब दोनों में इलोंगेशन जो है ना वो प्रोड्यूस सेम होगा, इसमें भी x होगा और इसमें भी x होगा। लेकिन हो सकता है इस पर फोर्स F1 भी लगता होगा और इस पर कितना लगता होगा F2, और दोनों मिला करके कितना हो जाएगा F। तो अगर यह दोनों के लिए एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग हम सोचे तो दोनों स्प्रिंग को हटा करके एक सिंगल स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, एक सिंगल स्प्रिंग लगाने पड़ेंगे। जितना कि ये फोर्स F जो है लगा है ना, उतना ही फोर्स लगा करके उतना ही इलोंगेशन हो जितना कि ये दोनों में है। तो ये दोनों में कितना है इलोंगेशन बताओ, x। तो इसमें भी x ही होना चाहिए। तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ना वह ये दोनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो इस पर फोर्स F1 लगा है, तो F1 कितने के बराबर लिखोगे, K1 इंटू एक्स लिख दें। इस पर लगा है F2, तो F2 इज इक्वल टू कितना लिख दोगे, K2 इंटू एक्स लिखेंगे ना। और इस पर लगा है F इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, K इक्वलेंट इंटू एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये बताओ कि इक्विवेलेंट कहलाने के लिए ये जो F है वह तो दोनों फोर्स मिला के बराबर होना चाहिए। ये दोनों पर मिला करके जितना फोर्स लग रहा है, अगर सिंगल वाले पर उतना ही फोर्स लगे और उतना ही इलोंगेशन प्रोड्यूस हो जितना कि ये दोनों का, तो वह सिंगल वाले ये दोनों का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। आया समझ में। तो यहाँ से F का वैल्यू रख दो, इसमें कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। F1 यहाँ से लिखोगे कितना हो जाएगा, K1x। F2 यहाँ से लिखोगे कितना हो जाएगा, K2x। अब x तो सभी में है तो कैंसिल हो गया। तो बताओ पैरेलल में K इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो गया, K1 प्लस K2। ये तो दो स्प्रिंग कनेक्टेड था तब ना। मोर देन 2 स्प्रिंग के लिए क्या होगा, इसी तरह से आगे लिखते चले जाएंगे। मान लो 3 होगा तो K3 K4 ऐसे, है ना। 4 मोर देन 2 स्प्रिंग, मोर देन 2 स्प्रिंग के इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू डॉटेड करके। हो गया। चलो लिखो इसको। चलो स्प्रिंग फोर्स के बारे में तो हम लोग समझ गए, है ना। अब कौन सा होगा, 5th नंबर ना। अब लिखते हैं हम लोग सीडो फोर्स के बारे में, है ना। सीडो फोर्स लिखो, सीडो फोर्स, सीडो फोर्स, ठीक है। सीडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स फोर्स, मतलब जो है नहीं लेकिन देखने में अपीयर होगा, उसे कहते हैं क्या, सीडो। सीडो का एग्जाम्पल देखो, जैसे ट्रेन में हम लोग बैठ जाते हैं और ट्रेन पूरा स्पीड से भाग रही होती है ना। तो आउटसाइड ट्रेन के बाहर जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, जितने भी पेड़ पौधे घर हैं सब उसके, ट्रेन जिस दर की ओर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। क्या एक्चुअल में ऐसे ट्रेन भाग रही है कि पेड़ पौधे भाग रहे हैं, ट्रेन भाग रही है, पेड़ पौधे तो नहीं भाग रहे हैं। मतलब जो दिख रहा है वहाँ पर पेड़ पौधे भागते हुए वह एक्चुअल में भाग नहीं रहे हैं, उसी को कहते हैं सीडो। मतलब है नहीं फिर भी अपीयर हो रहा है, उसी तरह से सीडो फोर्स भी अपीयर होगा। कहाँ से अपीयर होगा ये बताते हैं। तुम्हें 2 तरह का फ्रेम बताए थे, कौन कौन, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम कहे थे जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी हो या फिर रेस्ट में हो, यही ना। और
न्यूटन का सारे लॉ किस फ्रेम में लगता है? इनर्शियल फ्रेम में। दूसरा हुआ नॉन इनर्शियल फ्रेम, किसको कहे थे? जो एक्सेलरेशन के साथ चलता है उसे क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। यही बोले थे ना, आ रही बात समझ में? और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन्स के लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या अप्लाई करना पड़ता है? सीडो फोर्स, है ना? मतलब जो है नहीं उसको अप्लाई करोगे तब जा कर के वो वैलिड हो जाएगा। है समझ में? तो पहले सीडो फोर्स के बारे में समझते हैं और क्या। तो लिख लो इसमें, इट इज नॉट ए रियल फोर्स, इट इज नॉट ए रियल फोर्स। ये रियल फोर्स नहीं है। अब देखो समझो बढ़िया से, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो हम देख रहे हैं पेड़ पौधे भाग रहे हैं क्या? नहीं। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होने का मतलब क्या? ग्राउंड पर खड़े हैं। ग्राउंड अपना कैसा फ्रेम हो जाएगा? इनर्शियल। कहते कि नॉन इनर्शियल होता है, लेकिन इसको मानते हैं हम लोग क्या? इनर्शियल। हाँ, मान लो ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन जो है एक्सेलरेट कर गया। क्या कर गया? एक्सेलरेट। अब तो दिखता है ना कि बाहर की ओर सब भाग रहा है ना? तो जब हम ग्राउंड के फ्रेम से ट्रेन के फ्रेम में जाते हैं तब हमें दिखता है क्या? सीडो। क्या दिखता है? सीडो। यानी सीडो फोर्स जो डेवलप करेगा वह कौन सा फ्रेम से? अगर हम, यानी हम मतलब ऑब्जर्वर, किस फ्रेम में चले जाएं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएंगे, तब हमें एक सीडो फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी। है समझ में ना? क्योंकि कहेंगे कि भाग क्यों रहा है, तो कहना पड़ेगा ना कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्योंकि न्यूटन ने समझाया था ना कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब करेगा? जब उस पर फोर्स लगेगा। पहले रेस्ट में था, जैसे हम प्लेटफॉर्म पर खड़े थे तो रेस्ट में था, जैसे ही ट्रेन में गए भागने लगा। इसका मतलब कोई फोर्स तो नहीं लगा था, लेकिन उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या कहेंगे कि उस पर सीडो फोर्स लग गया है ना? जो उधर की ओर उसको ले जा रहा है। मतलब सीडो फोर्स जो डेवलप करेगा वह इनर्शियल फ्रेम में अगर ऑब्जर्वर रहेगा वहाँ से डेवलप नहीं करेगा। कहाँ से डेवलप करेगा? जब ऑब्जर्वर कहाँ चला जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इट डेवलप फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहाँ से डेवलप करेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डेवलप करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आ रही बात समझ में? इट डेवलप फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? अब बात हुआ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डेवलप करेगा, यानी ऑब्जर्वर को कहाँ पर होना पड़ेगा? इनर्शियल फ्रेम में या नॉन इनर्शियल फ्रेम में? हाँ, लिख लेना है, इस पर ब्रैकेट करके लिख लेना। दो डैट इज ऑब्जर्वर should be in non-inertial frame of reference। तो ये सीडो फोर्स किसको लगाने की ज़रूरत पड़ेगा? इनर्शियल फ्रेम वाले ऑब्जर्वर को या नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले ऑब्जर्वर को? नॉन इनर्शियल। इनर्शियल वाले को कोई सीडो दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको सीडो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो आराम से न्यूटन्स के लॉ लगा सकता है। लेकिन जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाएगा तो उसे पहला काम करना पड़ेगा, सीडो लगाना पड़ेगा, सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और तब जा कर के वह न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े? चलो इसका मैग्नीट्यूड के बारे में देखो। मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट, वेयर एम जो है
मास ऑफ द ब्लॉक है, मास ऑफ द ब्लॉक, और ए नॉट जो है वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एम क्या है, जिस ब्लॉक पर आप सीडो फोर्स लगाना चाहोगे ना उसका मास, ए नॉट क्या है, जिस ऑब्जर्वर में जो फ्रेम में ऑब्जर्वर होगा उसका एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन लिख लो, डायरेक्शन opposite to acceleration of frame of reference। किस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा, जिधर एक्सेलरेशन होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के उसके अपोजिट में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो समझते हैं आगे। मिटा दे। चलो सीडो फोर्स को समझते हैं एग्जाम्पल से, है ना। कहाँ से लगेगा ये बताओ पहले, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। जब ऑब्जर्वर किस फ्रेम में होगा, नॉन इनर्शियल में। मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, एम इंटू ए नॉट। एम किसका मास लेंगे, ब्लॉक का जिस पर हमें सीडो फोर्स लगाना होगा। ए नॉट किसका एक्सेलरेशन होगा, हाँ ब्लॉक का नहीं, है ना, किसका लेना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। खूब बढ़िया से दिमाग में रखो। ये सीडो फोर्स किस फ्रेम से लगाने की ज़रूरत पड़ेगा, नॉन इनर्शियल से। इनर्शियल फ्रेम से सीडो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर ना। चलो अब एग्जाम्पल यहाँ बताते हैं, उसमें देख करके बताना हमें कि किससे सीडो लगाने की ज़रूरत है और किससे नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ, और ये एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, ये ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है। बताओ इस ब्लॉक के मोशन डिस्क्राइब करने के लिए किसको फ्रेम मानना पड़ेगा हमको, लिफ्ट को। और लिफ्ट में तो एक्सेलरेशन है। लिफ्ट कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया, नॉन इनर्शियल। अगर इस फ्रेम से इस मोशन को डिस्क्राइब करना होगा तो क्या डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल होगा, क्या लगाना पड़ेगा, सीडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ। और डायरेक्शन किधर की होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है फ्रेम का उसके अपोजिट। किधर की ओर एक्सेलरेशन है, किधर की ओर लगेगा, वर्टिकली, एम इंटू ए नॉट। हम केवल अभी सीडो फोर्सेस में दिखा रहे हैं, है ना, डायग्राम में। लेकिन बताओ कि अगर यही एलिवेटर सेम टू सेम ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता, कौन सा वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता, तो ये कैसा फ्रेम होता है इस ब्लॉक के लिए, मोशन के लिए, तो ये एलिवेटर को ही फ्रेम मानेंगे। बताओ ये फ्रेम कैसा होता है, इनर्शियल। क्या सीडो लगाना पड़ेगा, नहीं, सीडो लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। यह इनर्शियल फ्रेम हो गया, इसीलिए सीडो नहीं लगेगा। इसमें न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लीकेबल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक एग्जाम्पल इधर बनाते हैं, देखो समझो पहले बढ़िया से। ये कार है ना, इधर की ओर ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है, और यहाँ पर एक ब्लॉक सस्पेंडेड है। बताओ इस ब्लॉक के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसको फ्रेम मानना पड़ेगा हमको, कार को। कार को तो एक्सेलरेशन है, कैसा फ्रेम होगा कार, सीडो लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, यह है
नॉन इनर्शियल फ्रेम। बताओ सीडो कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड पहले बताओ, एम इंटू ए नॉट। डायरेक्शन बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट। तो एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट इधर होगा ना, तो इधर लगेगा। मैग्नीट्यूड बताओ तो एम इंटू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो उतारो इसको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सीडो फोर्स का ही। अब दोनों फ्रेम एक साथ मिला करके देते हैं। समझो इसको, ये पुल्ली है, यहाँ ब्लॉक हो गया, ये पुल्ली से पास करते हुए एक सेकेंड पुल्ली यहाँ पर, ये फर्स्ट पुल्ली, ये सेकेंड पुल्ली, और यहाँ पर दो ब्लॉक ऐसे है, M1 है और यहाँ पर M2 है। ये दोनों को मान लो ऐसे मोशन हो रहा है, ठीक है, और ये टेबल जो है रेस्ट में है। ये ब्लॉक A0 एक्सेलरेशन से आएगा, तो ये ब्लॉक अगर A0 एक्सेलरेशन से आएगा तो ये ब्लॉक तो पुली के साथ कनेक्टेड है, तो ये पुली भी कितने एक्सेलरेशन से आएगा, A0 से। कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझो बढ़िया से, अब बताना हमको इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसको फ्रेम मानना चाहिए, टेबल को। ये टेबल कैसा फ्रेम होगा, इनर्शियल। क्या ये इस पर सीडो लगाने की जरूरत है, नहीं है, ये तो डायरेक्टली बन जाएगा। अब बताओ ये दोनों ब्लॉक के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इसको क्या मान ले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं ना, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और ये फ्रेम कैसा फ्रेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है, तो ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये बताओ कि इस फ्रेम से ये दोनों को वर्क करने के लिए, इसके मोशन डिस्क्राइब करने के लिए सीडो लगाने की ज़रूरत है या नहीं लगाने की ज़रूरत है। तो ये फ्रेम किधर की ओर आ रहा है, नीचे की ओर। बताओ इस पर सीडो फोर्स किधर की ओर लगेगा, ऊपर। किसको देखना है, फ्रेम को देखना है ना। सीडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस पर लगा रहे हैं, तो बताओ मास ऑफ द ब्लॉक कितना हुआ, M1 A0। डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर, क्योंकि इस पुल्ली का एक्सेलरेशन किधर की ओर है, तो ये सीडो फोर्स किधर लगे जाएगा, M1 इंटू A0। इस पर बताओ, इस पर सीडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। किसका एक्सेलरेशन देखना है हमको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। कितना लिख देंगे बताओ, M2 कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक और एग्जांपल इसमें लास्ट देखते हैं, समझो पहले, फिर उतारने का है। यहाँ पर दो ऑब्जर्वर खड़ा कर देते हैं, ये ऑब्जर्वर फर्स्ट हो गया और यहाँ पर एक ग्राउंड पर है ऑब्जर्वर सेकंड। एक ब्लॉक यहाँ रख देते हैं और एक ब्लॉक जो है वह ग्राउंड पर रख देते हैं। ये ग्राउंड है ना, इधर रोड है ना, वो भी ग्राउंड ही है। ये इधर की ओर जा रहा है A0 से, और ये मान लो इधर की ओर जा रहा है A से, ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ, इसको ग्राउंड वाला को यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, वहाँ भी रख सकते हो, यहाँ रख देते हैं, ठीक रहेगा, है ना। ये कौन सा फ्रेम का ऑब्जर्वर है, और ये कौन सीडो लगाएगा, नॉन इनर्शियल वाला। किस ब्लॉक पर लगाएगा, दोनों पर लगाएगा, है ना। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर चला गया तो हमने तो ये नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा तो लगाएगा सीडो। हम क्या बताएं कि अगर ऑब्जर्वर कौन सा फ्रेम का हो, नॉन इनर्शियल का फ्रेम का हो,
तो उसे सीडो लगाना ही पड़ेगा मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है। ये ऑब्जर्वर तो सीडो नहीं लगाएगा, कोई दिक्कत? ये तो लगाना पड़ेगा इसको, तो जब ये लगाएगा तो इस पर किधर की ओर लगाएगा, कितना लगाएगा? तो मास ऑफ द ब्लॉक m1 और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम कितना हो गया? किस डायरेक्शन में लगाता है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के m1 इंटू a0। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, अच्छा, यही ऑब्जर्वर अगर इस पर लगाता है सीडो, इसका मास लगा दो m2, कितना कह देते हैं? तो बताओ इस पर सीडो का मैग्नीट्यूड कितना लिखेगा? पहले m2 इंटू a0। एक्सेलरेशन ब्लॉक का नहीं लेना है, किसका लेना है? फ्रेम का, ठीक है? m2 इंटू a0। डायरेक्शन बताओ। फ्रेम तो इधर एक्सेलरेटेड है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के m2 इंटू। कोई दिक्कत नहीं ना? कौन ऑब्जर्वर लगाएगा सीडो फोर्स? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होगा। कितना लगाएगा? m इंटू a0। m किसका लेना होगा? जिस ब्लॉक पर सीडो लगाना है। a0 किसका लेना पड़ेगा? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डायरेक्शन किधर की होगा सीडो फोर्स का? जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा उसके। कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट? तो चलो, कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स हम कर लिए हैं, है ना? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, है ना? चलो आज इतना ही।